पिछले क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक ये ग्लोबलाइजेशन और ड्राइवर ना आज इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ से बार बार क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा? मैच ऑफ द फॉलोइंग। क्योंकि जब हम बात करते हैं ट्रेड थ्योरी की और उसमें भी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी की, तो काफ़ी सारी थ्योरीज दी गई है। कंपैरेटिव एडवांटेज है, टेक्सचर ओलिन है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तो अलग अलग थ्योरी को क्या करता है वो एक साथ पूछने के लिए क्या करता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ज़्यादातर सेट किया जाने वाले क्वेश्चन कौन से हैं? मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन ज़्यादा दे सकते हैं। ताकि हम सारे थ्योरीज को एक साथ कवर कर सकें। मान लिया अगर इसी क्वेश्चन को देखें तो क्या किया गया, 4 थ्योरी कवर की गई है और एक तरफ ऑथर का नेम नहीं, लेकिन नए टाइम में क्या करेगा वो, असर्शन रीजनिंग और क्वेश्चन को सेट करेगा, जिसके अंदर 2 अलग-अलग थ्योरीज को पकड़ के या एक ही थ्योरी के 2 कथनों को समेटेगा। ठीक है? चलिए, बात करते हैं जुलाई 18 के जुलाई में सेशन में ये क्वेश्चन आया। एक तरफ थ्योरी की लिस्ट दी गई है, एक तरफ उसके ऑथर की नेम दिए गए। जैसे कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट थ्योरी, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, एब्सोल्यूट थ्योरी। तो एब्सोल्यूट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? एडम स्मिथ। डी का क्या हो जाएगा वो? और डी का अगर फर्स्ट होगा तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ से, ये। इसके बाद क्या है? कंपैरेटिव कॉस्ट, डेविड रिकार्डो के द्वारा दी गई। ए का क्या हो जाएगा? 2। सर ए का यहाँ पर 3, ये ए का 3, तो ए का 3 और डी का 1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। ऐसे करके आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल। चलिए, लेकिन 2018 के दिसंबर में क्वेश्चन देखिएगा, बदल दिया गया। अब थ्योरी के बारे में जो स्टेटमेंट है उसके बारे में क्या है, ये किसके द्वारा दी गई? लिखा है द थ्योरी सजेस्टिंग दैट द पैटर्न्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर डिटरमाइंड बाय फैक्टर endowment rather than productivity was propounded by which of the following। कहा गया कि एक ऐसा थ्योरी जो कहता है क्या, इंटरनेशनल ट्रेड का जो पैटर्न है ना, वो किससे डिटरमाइन किया जाता है? इंडोमेंट। किससे? फैक्टर इंडोमेंट। फैक्टर इंडोमेंट से क्या किया जाता है? डिटरमाइन किया जाता है। तो इनमें से क्या लिखे गए? अलग अलग ऑथर के नाम दिए गए, माइकल पॉटर, डेविड रिकार्डो, हेक्सचर और बैटरी ओलिन, एडम स्मिथ। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई? किसके द्वारा दी गई? ठीक है तो ना, क्या है? ये इन्होंने क्या दिया था? माइकल पॉटर ने। इन्होंने दिया था डायमंड थ्योरी। इन्होंने क्या दिया था? डायमंड थ्योरी, जो कि पिछले क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, डायमंड। ठीक। फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? हेक्सचर और पेट्रिल ओलिन, 2 नाम है, इसलिए इसको हेक्सचर ओलिन थ्योरी भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड का पैटर्न किससे डिटरमाइन किया जाएगा? फैक्टर इंडोमेंट, जो फैक्टर आप लगा रहे हैं। क्या कहा था इन्होंने? कि जो देश क्या है, लेबर इंटेंसिव है, उसे कैसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए? लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाना चाहिए। और जो देश कैपिटल इंटेंसिव है, उसको कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाने चाहिए, क्योंकि 2 फैक्टर्स है ना, कैपिटल और लेबर। अगला 2020 अक्टूबर में, फिर वही, लेकिन इसमें कुछ थ्योरी के नाम अलग लिखे थे। ठीक है, एडम स्मिथ का तो पता है हमको क्या होगा, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, उसके बाद ओलिन का क्या, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। और इसका रेमंड वर्नन का क्या था? रेमंड वर्नन, हाँ?
रेमंड बर्डन का क्या हो जाएगा? डी, ये डी का क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर डी का क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। ठीक है, डी, डी का क्या हो गया? थ्री। डी का थ्री कहाँ कहाँ है? एक जगह यहाँ पर है, एक और ऑप्शन है, कोई यहीं पर। डी का क्या हो जाएगा? थ्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी। डी का थ्री है, एडम स्मिथ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। उसके बाद सी, हेक्सचर ओलिन फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, उसको हेक्सचर ओलिन थ्योरी भी कहते हैं, उसी का एक नाम है हेक्सचर ओलिन थ्योरी, है ना। बटरी ओलिन तो उसी का नाम लिखे ना। उसके बाद फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी, इंडोमेंट थ्योरी, फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी और फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। फैक्टर प्रोपोर्शन, ये तीनों एक ही नाम, है ना। हेक्सचर ओलिन कह ले, फैक्टर इंडोमेंट कह ले, फैक्टर प्रोपोर्शन कह ले, तीनों एक ही नाम। ठीक है, तो हेक्सचर ओलिन क्या हो जाएगा यहाँ पर? फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। रेमंड बर्डन जी का क्या था? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। और स्टेफन लिंडर का क्या है? कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। ये सारे थ्योरीज आपके नोट्स में लिखे गए हैं, उसको एक बार पढ़ सकते हैं कि कौन सा थ्योरी क्या था। चलिए, अगला क्वेश्चन 20 के अक्टूबर में, है ना। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। फैक्टर इंडोमेंट, हेक्सचर ओलिन। उसके बाद कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, डेविड रिकार्डो। एंड नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, माइकल पोर्टर, जिसको पोर्टर डायमंड मॉडल भी कहते हैं। और उसके कितने कितने फैक्टर्स हैं? कितने फैक्टर्स हैं? चार। कौन कौन से? याद करके आइए। ठीक है, फैक्टर कंडीशन इन माइकल पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशनल इंक्लूड। ठीक है, माइकल पोर्टर का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसके लिए? नेशंस के लिए। फैक्टर कंडीशन कौन कौन से हैं? मार्केट साइज, डिमांड कंडीशन, इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव सप्लाई, स्किल लेबर एंड साइंटिफिक नॉलेज। क्या होंगे? डिमांड कंडीशन, क्योंकि इनके पास क्या क्या है? चार चीजें थी। इनके पास क्या क्या थी? कहा कि कोई भी कंट्री क्या करता है? एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर सकता है। किस बेस पर? तो उसका डिमांड कंडीशन कैसा है, और क्या, उसकी स्ट्रेटजी कैसी है, उसकी स्ट्रेटजी कैसी है, कैसे वो बिजनेस को कर रहा है। अगला, दो हो गए, तीसरा क्या था? स्ट्रक्चर। बोलना, स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर एंड राइट, राइवली, प्रतिद्वंदी फॉर्म कैसा है, और कौन सा होगा? हाँ, कि भाई जिसका हम व्यापार कर रहे हैं उसका रिलेटेड एंड सपोर्टेड इंडस्ट्री है या नहीं है। रिलेटेड एंड सपोर्टेड इंडस्ट्री, रिलेटेड इंडस्ट्री। ठीक है, इस पर कोई नेशन क्या कर सकता है? कॉम्पीट कर सकता है। तो चारों पॉइंट नहीं पूछा, उसमें से बोला कि चार पॉइंट लिख दिए गए, इस चारों पॉइंट में से माइकल पॉटर जी का जो फैक्टर है वो कौन सा? डिमांड कंडीशन। ठीक है, एक डिमांड कंडीशन होता है, एक होती है स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवल, और उसके बाद रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री। चार, और वो चारों किस पे होता है? नहीं, डायमंड शेप में। इसीलिए उनको क्या कहते हैं? पॉटर डायमंड थ्योरी भी कहते हैं। एक तरफ ये, एक तरफ ये, एक तरफ इसका। हाँ, नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, नेशनल एडवांटेज, सारा कुछ यही है। ठीक है, चलिए, लिखा हुआ भाई, भेजे हुए हैं, उसको लिखिए हुआ। चलिए, डेविड रिकार्डो जी की थ्योरी। एक चीज और ये ध्यान ध्यान रखिएगा,
क्वेश्चन अभी तक इससे नहीं आया है, लेकिन अगले क्वेश्चन उसी से ट्राई कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी है, जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए। ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं देखने को मिला है, हो सकता है कि अगली बार। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी जितने भी हैं उसको क्या करिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए। तो नोट्स के अंदर जो थ्योरी लिखी गई है उसके बाद उसका डेट भी दिया गया, ईस्वी भी दी गई। जैसे डेविड रिकार्डो कब दी थी थ्योरी, 1817, मतलब 1817 में आया है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद माइकल पॉटर जी ने थ्योरी कब दी थी, 1990 में। कौन सी थ्योरी, माइकल पॉटर जी का थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एडम स्मिथ जी ने कब दी थी, 1776 ईस्वी में। कौन, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। डी हेक्सचर ओलिन कब दी थी उन्होंने, 1919 और 1933। तो अब मान लीजिए चारों थ्योरी को लिख दिया गया, डेट नहीं दिया गया है ना, और कहा कि इसको क्या करिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए। तो क्या करेंगे वहां पर, जो सबसे पहले है उसको सबसे पहले किस कौन आए थे, एडम स्मिथ, 1700 नहीं 1776। ठीक है, जब उन्होंने बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, उसके बाद डेविड रिकार्डो 1817, उसके बाद 1900 हेक्सर ओलिन थ्योरी, उसके बाद माइकल पोर्ट। ठीक है, जो जो थ्योरी की डे ईस्वी लिखी गई है उसको ध्यान रखें। ठीक है, हाँ, और अगर एक ध्यान रखें बीच वाला नहीं, बीच शुरू वाला नहीं, बीच वाला कौन है, डेविड रिकार्डो का। ठीक है, उससे पहले कौन है, एडम स्मिथ। ठीक, ईस्वी से याद नहीं होगा, तो डेविड रिकार्डो पहले, फिर उसके बाद एडम स्मिथ बाद में। हाँ, एडम स्मिथ पहले, फिर उसके बाद डेविड रिकार्डो, उसके बाद हेक्सर ओलिन है। ठीक है, उसके बाद माइकल पॉटर, और भी है उसमें, लियोंटी पैराडॉक्स है। ठीक है, उसका ईस्वी याद रखिएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग में है, लेकिन अब आंसर किस में बनेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के। चलिए, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, तो बार बार इसके नंबर फ्री में मिल जाते हैं आपको, अगर आपको उठाने आता है तो। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज डिस्क्राइब्ड एफडीआई। ठीक है, कौन सा थ्योरी इसमें एफडीआई के बारे में बताता है, किसके बारे में, एफडीआई, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी, वाटरफॉल थ्योरी, न्यू ट्रेड थ्योरी। एफडीआई के बारे में कौन बता रहा है, फैक्टर इंडोमेंट क्या कहता था कि भाई जो देश क्या होगा, कैपिटल इंटेंसिव होगा, मतलब जिसके पास कैपिटल ज्यादा है, वो ऐसे गुड्स बनाए जो जिसमें ज्यादा कैपिटल लगता है, और जो लेबर वाला है वो क्या बनाएगा, लेबर। तो मुंह में पान है। हम्म? जिसके पास कैपिटल ज्यादा वो कैपिटल वाला गुड्स बनाए, जिसके पास लेबर ज्यादा वो लेबर वाला गुड्स बनाए। ठीक है। हम्म, इसके बाद न्यू ट्रेड थ्योरी क्या कर रहा है, कि नए जगह जाकर क्या करना है, ट्रेड करते रहना है। इसमें एक और है क्या, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, ये क्या कहता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या कहता है, देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी कहता है कि आज भले ही वो प्रोडक्ट हमारे लिए क्या है, नया है, एक दिन आते आते वो क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है। नहीं, एक दिन वो क्या होता है, पुराना हो जाता है। अब हमें जरूरत है तो हम क्या करते हैं, दूसरे जगह से खरीद कर लाते हैं। जो देश एक समय ऐसा था कि जो चीज बना रही थी, अब वो नहीं बना रही, लेकिन कस्टमर ने डिमांड किया, तो क्या करेंगे आप, दूसरी जगह से ला के देंगे ना, क्या करेंगे, दूसरी जगह से ला कर देंगे। इसको क्या कहते हैं, इसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, कि भाई आज जो हमारे पास है, ठीक है, कल अगर हम नहीं बनाए, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का क्या है, एक
प्रोडक्ट का क्या है? लाइफ है, कि जो वो शुरू होता है, धीरे-धीरे बड़ा होता है और एक दिन जा कर के डाउन होना शुरू। अब वहाँ पर लोग क्या करते हैं, तो हम अपना स्ट्रैटेजी चेंज करके क्या करते हैं, फटाफट दूसरे प्रोडक्ट को बनाना वहाँ पर शुरू करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे प्रोडक्ट को बनाना शुरू करते हैं। ये प्रोडक्ट को बनाना शुरू करते हैं। तो अगर मान लीजिए पुराने चीज़ें किसी की डिमांड आई, तो क्या करेंगे वहाँ? दूसरे जगह से ला कर देंगे, ठीक है? ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर। देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एफडीआई फ्लो को कौन बता रहा है? क्या कर रहा है? एफडीआई फ्लो को कौन बता रहा है? ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी बता रहा है, फैक्टर एंडोमेंट बता रहा है, वाटरफॉल बता रहा है, न्यूट्रिएंट थ्योरी बता रहा है। तो 2 तो गया, अब बची है कौन? वाटरफॉल थ्योरी। एक लाइन लिखेंगे वाटरफॉल थ्योरी। जल्दी-जल्दी लिख लीजिए फटाफट। वाटरफॉल थ्योरी। हुँ। इट इज़ अ इट इज़ अ इट इज़ अ सीक्वेंस इट इज़ अ सीक्वेंस डेवलपमेंट इट इज़ अ सीक्वेंस डेवलपमेंट हुँ। इट इज़ अ सीक्वेंस डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है? जैसे वाटरफॉल देखते हैं तो क्या होता है? जहाँ से शुरू होता है देखिएगा वहाँ पर क्या होता है? पतला होता है। धीरे-धीरे धीरे जब नीचे आएगा तो क्या होता है? बड़ा होता चला जाता है। मान लीजिए कि ये पहाड़ के बीच से इतना ही मोटा निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर आकर के क्या करता है? फैल रहा है। इसको कहते हैं वाटरफॉल, ठीक है? इसी प्रोजेक्ट का एक सीक्वेंस डेवलपमेंट मॉडल, है ना? मतलब कोई प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं, तो शुरुआत यहीं से होती है। बाद में हम चीज़ों को क्या करते जाते हैं उसमें, ऐड करते चले जाते हैं। इसको कहते हैं वाटरफॉल। क्या कहते हैं इसको? वाटरफॉल। तो यही सेम टू सेम चीज़ ट्रेड के अंदर। जब हम शुरू करते हैं ट्रेड तो क्या होता है? छोटा रहता है ना, धीरे-धीरे उसमें क्या चीज़ें हम जोड़ते चले जाते हैं और एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है। उसको कहते हैं वाटरफॉल। एक लाइन इसके बारे में लिखिएगा न्यू ट्रेड थ्योरी के बारे में। इसको एनटीटी कहते हैं। न्यू ट्रेड थ्योरी एनटीटी। हुँ। इट फोकस ऑन इट फोकस्ड ऑन न्यू ट्रेड थ्योरी इट फोकस ऑन increasing return it focus on increasing returns to a scale increasing returns to a scale and network effect and network effect हुँ, ठीक है? चारों थ्योरी लिख लिया? नहीं, अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये था कि भई यूजीसी ने बताया कि इसका आंसर क्या है? ये है, ए वाला। हाँ, लेकिन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी इसका क्या है? आंसर नहीं है, उसका आंसर है न्यू ट्रेड थ्योरी।
एफडीआई बात कर, एफडीआई मतलब क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लोग भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है? इट फोकस ऑन इंक्रीजिंग रिटर्न थ्रू स्केल एंड नेटवर्क। हम अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, स्केल बढ़ा रहे हैं। स्केल बढ़ा रहे हैं मतलब क्या? फॉरेन में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी नेटवर्क स्थापित कर रहे हैं, अपना एक वहाँ पर प्लांट बैठा रहे हैं, वहाँ पर फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वो एफडीआई हो जाएगा। एफडीआई को प्रिस्क्राइब कौन करता है? न्यू ट्रेड थ्योरी। लेकिन यूजीसी ने कहा था कि ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, ठीक है? इसीलिए आंसर आप में दिया हुआ ए, ठीक है? आंसर इसका होगा, ठीक है? अगला है, हेक्सचर-ओलिम थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोमेंट सजेस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। हेक्सचर-ओलिम थ्योरी के द्वारा फैक्टर एंडोमेंट के अंदर किस तरह के रिलेशनशिप की बात की गई है? प्रोडक्शन मार्केटिंग रिलेशनशिप, लैंड लेबर रिलेशनशिप, मार्केटिंग कैपिटल रिलेशनशिप, लेबर कैपिटल रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, किसकी बात की गई? फैक्टर एंडोमेंट के अंदर कौन-कौन सी चीज़ों के बारे में, रिलेशन के बारे में बात किया गया है? 2022 का क्वेश्चन था ये। किस-किस के बारे में? सबसे पहला क्या होगा? लेबर कैपिटल रिलेशनशिप। तो डी तो होना ही होना चाहिए ना? डी कहाँ पर है? आंसर डी, डी, कंप्लीट। हाँ, इसके साथ और 2 रिलेशनशिप जुड़ा है। क्या-क्या? लैंड, लीज, उसके बाद टेक्नोलॉजी। उनके बाद क्या किया गया? एक रिलेशन किसके बीच में? लैंड और लेबर के बीच, लैंड और लेबर के बीच, है ना? लैंड का कहने का मतलब यहाँ पर वहाँ पर संयंत्र लगाने चाहिए जहाँ लेबर ज़्यादा या लेबर सस्ते मिल जाए, जैसे बिहार, है ना? और दूसरी जगह लगाएँगे गुजरात में अगर तो महँगा पड़ जाए, है ना? इसके बाद लेबर कैपिटल, अगर लेबर इंटेंसिव है, तो लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाएँगे, मतलब ऐसा गुड्स जिसमें लेबर ज़्यादा लगता हो, और अगर कैपिटल ज़्यादा है, तो कैपिटल वाला बनाइए। और लास्ट में क्या है आपके? नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा? बी, डी, ई। हमको याद नहीं है, कोई बात नहीं। डी कहाँ पर है? डी एक ही जगह। आंसर हो जाएगा बी, डी, ई। ये 2022 14 अक्टूबर का क्वेश्चन, फर्स्ट मार्च 4 मार्च 2023 क्वेश्चन आया। अकॉर्डिंग टू द हेक्सचर-ओलिम थ्योरी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? हेक्सचर-ओलिम थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें जो लाइन लिखा हुआ वो सही है? ट्रेड शुड टेक प्लेस अमंग कंट्रीज दैट हैव ग्रेटर डिफरेंस इन देयर फैक्टर एंडोमेंट। बोला कि ट्रेड क्या करेगा? प्लेस करेगा कंट्रीज के बीच में जिसके पास क्या होंगे? फैक्टर एंडोमेंट के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेज होंगे। अ कंट्री विच आर रिलेटिवली चीपर कॉस्ट ऑफ लेबर वुड एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट, ठीक है? उसके बाद क्या है? कंट्री बेनिफिट्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड इवन इफ इट इज लेस इफिशिएंट देन सॉरी अदर नेशन। और अगला क्या है? अगला, कंट्रीज विद द प्रॉक्सिमिटी ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन वुड हैव ग्रेट ट्रेड कंपेयर टू द डिस्टेंट वन। फैक्टर एंडोमेंट में कौन सा लाइन सही है? कौन सा लाइन सही है? बी, a country with a relatively cheaper cost of labor would export labor intensive goods। जिसके पास लेबर ज्यादा है वो लेबर वाला गुड्स बना करके एक्सपोर्ट करे, ठीक है? और कैपिटल वाला गुड्स अपने यहाँ इंपोर्ट कर ले, है ना? अब जैसे गेहूं उपजाना है तो उसमें क्या लगेगा? कैपिटल ज्यादा लगेगा, लेबर ज्यादा लगेगा? लेबर। तो भारत को क्या करना चाहिए? गेहूं उपजाना चाहिए। और इसमें ज्यादा क्या लगेंगे? कैप बनाने में कैपिटल लगेगा, है ना? क्योंकि इसमें सिलिकॉन चिप लगता है जो कि बहुत महंगा है, ठीक है? तो वो क्या करना चाहिए? दूसरी जगह से इम्पोर्ट कर लेना चाहिए। लेकिन बाद में क्या लगाया गया था? लियोंटी पैराडॉक्स। क्या देखा? कि जिसके पास कैपिटल ज़्यादा है, वो क्या बना रहा है? लेबर वाला गुड्स बना रहा है। जिसके पास लेबर ज़्यादा है, वो क्या बना रहा है? कैपिटल वाला।
वहां पर क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी ना। आंसर क्या हो जाएगा, डी। कब का क्वेश्चन है, 4 मार्च 2023। और इसको कहते हैं आप लोग बहुत भारी क्वेश्चन। 4 मार्च 2023 सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड चेंज स्टेट दैट चेंज इन ओपिनियन कैन रिजल्ट इन एटीट्यूड चेंज। बोला कि थ्योरी ऑफ एटीट्यूड चेंज स्टेट दैट चेंज इन ओपिनियन, अगर हम अपने ओपिनियन में चेंज करेंगे, ओपिनियन का मतलब विचार, हम अगर अपने विचारों में बदलाव लाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारा एटीट्यूड चेंज होगा। ये किसकी बात कर रहा है, बैलेंस थ्योरी की बात कर रहा है, कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी की बात कर रहा है, रीइंफोर्समेंट की बात कर रहा है, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। अगर हम बदलाव लाएंगे एक चीज में तो उसका बदलाव दूसरे में भी देखने को मिलेगा, उसको क्या कहते हैं, पहले एक चीज इस पे लिखा हुआ है, कॉग्निटिव किसका, दिमाग से काम है ना। देखिए रीइंफोर्समेंट थ्योरीज का नाम, क्यों, कोई चीज पहले से चल रही है, वो चीज पहले से चल रही होगी ना, तब ना चेंज करेंगे। चेंज का मतलब क्या, चेंज का मतलब क्या, चेंज का मतलब क्या, पहले से कोई चीज चल रही है उसमें बदलाव ना, कि नया चीज। तो जो चीज पहले से इनफोर्स है फिर से उसमें नया चेंज ला रहे हैं तो क्या कहेंगे उसको, री। आंसर क्या हो जाएगा, री। चेंज का मतलब होता है जो चीजें पहले से चल रही हो उसमें बदलाव करना। जैसे ही बदलाव करेंगे तो उसका चेंज कहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर ओपिनियन बदले तो एटीट्यूड आपका चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, री। फिर वही आंसर खत्म, 12 तक क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन। अगला है क्या, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। भाई अब इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, बैरियर लगाती है। एक होती है टैरिफ बैरियर, एक होती है नॉन टैरिफ बैरियर। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में किस चीज को रोकती है वो, किस चीज को रोकना चाहती है, किस चीज को रोकना चाहती है, इंपोर्ट को रोकना चाहती है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है। बड़ा मन दुखी होता है। ठीक है, 2018 का जुलाई क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर है, लिस्ट वन से लिस्ट टू का मैच करना है। क्या दिया हुआ है, टैरिफिकेशन, प्रोविटेड सब्सिडीज, एक्शनेबल सब्सिडीज, नॉन एक्शनेबल सब्सिडीज। टैरिफिकेशन किसे कहते हैं, टैरिफिकेशन बारे में लिखे हुए हैं आपने, नोट्स में भी है। टैरिफिकेशन किसे कहते हैं टैरिफिकेशन का मतलब, टैरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शन। जो पहले से रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं उसको रिप्लेस करके नए रिस्ट्रिक्शंस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, उसे क्या कहेंगे, टैरिफिकेशन। एक का क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला पढ़ते हैं, प्रोहिबिटेड सब्सिडीज। प्रोहिबिटेड सब्सिडीज का मतलब होता है कि ऑन गुड्स विच आर कंटीजेंट अपॉन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। प्रोहिबिटेड सब्सिडीज क्या लगाते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट नहीं करना है हमको, कभी क्या करना है, इंपोर्ट नहीं करना है। उसके बाद है क्या, एक्शनेबल सब्सिडी, क्या हो जाएगा, दे हैव डिमोस्ट्रेबली एडवर्स इफेक्ट ऑन अदर मेंबर कंट्रीज। कोई एक्शन ले रहे हैं सब्सिडीज के रूप में, जो पहले मान लीजिए देते थे सब्सिडी अब नहीं दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि इंपोर्ट रुक जाए। ठीक है, पहले 3% पर चाइना का माल आने देते थे, आज क्या ला रहे हैं, 7% पर ला रहे हैं। तो क्या कहेंगे, एक्शनेबल सब्सिडी। अगला क्या है, नॉन एक्शनेबल सब्सिडी, इंडस्ट्रियल रिसर्च इन डिसएडवांटेज रीजन। जो हमारे क्या है डिसएडवांटेजेस है उसको क्या करना है, उसको काम। ठीक है, उतना नहीं याद है कुछ भी नहीं करो, क्या करो, एक याद होगा कर लीजिए, खत्म। ए का 3 आंसर खत्म।
ज़्यादा पीएचडी वहाँ पर नहीं करनी, पीएचडी बाद में, ठीक है? चलिए, वहाँ पर क्वेश्चन को ठीक करना है। Quantitative import restrictions that limit the quantity of product being imported is called embargoes, quota, trade resistant import tariff. क्वांटिटेटिव इंपोर्ट लगा रहे हैं किस पर? टैरिफ दैट लिमिट द क्वांटिटी, जो ये क्या करता है, किसी चीज की क्वांटिटी को लिमिट कर देता है, उसे क्या कहेंगे? एम्बार्गो कहेंगे, कोटा कहेंगे, ट्रेड डिस्टेंट कहेंगे, इंपोर्ट टैरिफ क्या कहेगा? क्या कहा जाएगा उसको? फिर एक तबड़ा देंगे, कोटा ही होगा आंसर। यही गलती करके आते हो तुम लोग। एक बार जो दिमाग में आया क्वेश्चन वही टिक मार सीधे उठा करके। क्वेश्चन एक बार जो हम पढ़े और क्वेश्चन जो आंसर दिमाग में आया फट से टिक करके आगे बढ़ उठा करके। सोचने नहीं लगना है वहां पर, तो दिमाग वहां पर लगेगा, सारा गलती हो जाएगी। जब भी बात करा किसका, लिमिट द क्वांटिटी, जब क्वांटिटी हम लिमिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कोटा फिक्स कर रहे हैं ना कि भाई इतना ही ला सकते, उससे ज्यादा नहीं ला सकते। आंसर क्या हो जाएगा? बी। Which of the following is an instance of non-conventional dumping? Sporadic dumping, predatory dumping, reserve dumping, persistent dumping. Dumping जानते हैं ना? डंपिंग का क्या मतलब होता है? पता नहीं डंपिंग का मतलब। डंपिंग का मतलब क्या? कचरा डंप करते तो क्या करते? यहाँ से उठाया और कहीं जाकर क्या करते हैं? बोलते हैं ना कचरा को डंप कर रहे हैं। डंप मतलब ठीक ना? यहाँ से ले जाना दूसरी जगह क्या कर देना, इसको गिरा देना। इसका मतलब क्या? बड़े बड़े कंपनियां क्या करती है? डंपिंग का मतलब कि अपने देश में वो कितने में बेच रही है इस पेन को? 10 रुपए में। नेपाल में इसको कितने में बेच रही है? 5 रुपए में। जी, 5 रुपए में बेच रही है। ताकि क्या करें हम वहां पर, उसके पूरे मार्केट को अपने अंदर कर लें। इसी को कहते हैं डंपिंग। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है? इंस्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल डंपिंग करना चाहता है, तो उसमें से कौन आएंगे? स्पोरेडिक, प्रेडेटरी, रिजर्व, रेसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? डंपिंग कर रहा है तो क्या करेंगे मतलब इसका? मार्केट को क्या कर रहा है? कैप्चर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? रिजर्व कर लेना उस मार्केट को। रिवर्स डंपिंग है ना, तो क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर लेना डंप। हम अपनी जगह क्या बेच रहे हैं उसको महंगा, और दूसरी जगह क्या कर रहे हैं उसको सस्ता। लिखे हुए हैं नोट से, पढ़ ही लीजिएगा एक बार, clear हो जाएगा। ठीक है, वहां पर डंपिंग के बारे में लिखे गए हैं कि डंपिंग दो प्रकार के होते हैं, कन्वेंशनल डंपिंग और नॉन कन्वेंशनल डंपिंग। ठीक है, तो जब नॉन कन्वेंशनल डंपिंग होता है तो उसको क्या कहते हैं? रिवर्स डंपिंग। ठीक है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इज नॉट इंटेंड टू, वन बेल्ट वन रोड एक इनिशिएटिव भारत सरकार का है क्या? वन बेल्ट वन रोड, एक ही बेल्ट होगा एक ही रोड। इसको क्या कहते हैं? BRI कहते हैं, इज नॉट इंटेंड टू ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, उसके बाद स्ट्रेंथिंग लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, इंप्रूव कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, रीबैलेंस ट्रेड डोमिनेंस। वन बेल्ट वन रोड कॉन्सेप्ट जो दिया गया इनिशिएटिव, वो किन किन चीजों को, किस इसमें से किन चीजों को इंक्लूड नहीं करता है? नॉट इंटेंड टू। ठीक है, वन बेल्ट वन रोड नहीं, वन बेल्ट वन रोड। इसके बाद लिखेंगे एक बार वन बेल्ट वन रोड के बारे में, जल्दी फटाफट। वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट वन रोड। हम्म, लिखेंगे दिस इज दिस इज इनिशिएटिव ऑफ चाइना। ये चाइना का इनिशिएटिव, भारत सरकार का नहीं, चाइना का है। हम्म, ठीक है, जो कि आया था कब? 2013 में, 2013 में इस चीजों को लाया था। हाँ,
दिस इज इनिशिएटिव ऑफ चाइना। वन बेल्ट वन रोड। ठीक है, चलिए, इसमें लिखिएगा इसके अंदर प्लान क्या है उस चाइना का। हम्म, देखिए, इट इज इंटरनेशनल, इट इज इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन एशिया, इन एशिया एंड एंड बियॉन्ड, BEYOND, बियॉन्ड, एशिया एंड बियॉन्ड, टू डेवलप टू डेवलप न्यू ट्रेड एरा, न्यू ट्रेड एरा, न्यू ट्रेड एरा एंड ग्रोथ। चाइना एक प्लान कर रहा है भाई, क्या प्लान कर रहा है पता है? वो प्लान ये कर रहा है कि हम उन्होंने एक नए इनिशिएटिव लॉन्च किए, BRI जिसका नाम चाइना 2013 में। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि भाई एशिया के अंदर जितने भी देश, क्योंकि चाइना को एक चीज पता है हमें, क्या करना, व्यापार करना। ठीक है, और वो कभी किसी से क्या करेगा, झगड़ा नहीं करेगा। क्यों? भारत से जानबूझ कर नहीं। उसका मेन मकसद क्या है, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर या उसके बियॉन्ड भी हो सके तो चलो, एशिया कॉन्टिनेंट और साथ में इसके अलावा जितना आगे हो सकता है, क्या करना, रोडवेज डेवलप करना, है ना, रोड्स बनाना। सुनते होंगे कि पाकिस्तान में वो रोड बना रहा है, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान को डेवलप कर, बेवकूफ बना रहा था पाकिस्तान कि हम क्या क्या कर तुमको डेवलप कर। ठीक है, श्रीलंका वो क्या कर रहा है, श्रीलंका में रोड बना रहा है। ठीक है, दूसरे जगह जहां नहीं जा सकते हो वहां पर क्या कर रहा है वो, ये पानी वाला रास्ता बना रहा है। ठीक, बस इसका एक ही प्लान है कि भाई एशिया और बियॉन्ड की तरफ न्यू ट्रेड एरा को खोज, है ना, व्यापार को खोजते रहे। इसीलिए वो लिखा है वन बेल्ट वन रोड। बेल्ट एक ही होगा यहाँ पर, चाइना से निकलेगा और सारे अलग जगह। ठीक है, और अगर हमने कनेक्टिविटी अच्छी कर ली तो क्या हो जाएगा हमारा, तो वहां पर तीन चीजें आ जाएंगी, इसके अंदर तीन चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। क्या क्या चीजें, स्ट्रेंथिंग लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन। सप्लाई चेन आपका क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आपकी रोड होगी तो आप ही ना चलेंगे, उस पर दूसरा थोड़ी चलेगा, नहीं। इम्प्रूव कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रीबैलेंस ट्रेड डोमिनेंस, है ना, ट्रेड का जो डोमिनेंस था चाइना का, जो इंडिया कब्जा कर दे, वो क्या कर फिर से रीबैलेंस, फिर से उसी का कब्जा, उसी को कहते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ठीक, इसके अंदर तीन चीजें, स्ट्रेंथिंग, इंप्रूविंग, रीबैलेंस। यहाँ पर क्या कर रहा था, ट्रेड को प्रोटेक्शन, ट्रेड प्रोटेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। उसको पता है कि भाई हमारे बिना चल नहीं सकता है, और वो भी दूसरों के बिना चल नहीं सकता है ना। चलिए, अगली 21 नवंबर 25 नवंबर 2021, ओकेजनल सेल ऑफ कमोडिटी at a lower price abroad in order to unload an unforeseen and temporary surplus of the commodity without domestic prices is called। क्या कर रहा है कि ओकेजनल सेल कर रहे हैं किसी कमोडिटी का, किससे, एट अ लोअर प्राइस, किस प्राइस पर, लोअर प्राइस के ऊपर, अब्रॉड इन ऑर्डर टू अनलोड एन अनफॉर्सिन टेम्पररी सरप्लस, ठीक है, ऑफ द कमोडिटी विदाउट डोमेस्टिक प्राइस। डोमेस्टिक में क्या है, उसका प्राइस ज्यादा है, अब्रॉड में क्या है, उसका प्राइस सस्ता है। इसको क्या कहेंगे, रेसिस्टेंट डंपिंग, ट्रेडेड डंपिंग, एक्सपोर्ट सब्सिडी,
स्पोरेडिक डंपिंग, क्या नाम होगा इसका? अभी डंपिंग के बारे में पढ़े। ओकेजनल सेल कर रहे हैं, ओकेजनली। रेसिस्टेंट डंपिंग का क्या मतलब होता है? लगातार डंपिंग करते चले जाओ। दूसरा क्या है? प्रीडेटरी। और एक क्या है हमारा? नहीं, एक है ओकेजनल सेल। ओकेजनल सेल में क्या होता है? स्पोरेडिक डंपिंग कहते हैं। कौन सा डंपिंग कहते हैं? स्पोरेडिक डंपिंग कहते हैं। स्पोरेडिक डंपिंग का मतलब होता है कि ओकेजनली जब हम सेल करते हैं तो कम प्राइस। जैसे अभी दिवाली है, अभी किसका क्या काम है होता है? अभी दिवाली है, तो जितना भी चुनी लाइट सब है, जितना दाम कम है उससे भी दाम कम करके क्या कर रहा है? बेच रहा है, ताकि क्या कर सके? इंडिया का जो आदमी बना रहा है चुनी लाइट, उससे हम अपना मार्केट क्या, ठीक है? चाइनीज सामान का दाम पूछ के आइए कोई, कि कितना है, तो बोलेगा 25 है ना? खराब आप सस्ता सुन को नहीं मतलब है, 25 रुपये। दिवाली का टाइम आएगा तो वही चीज़ किससे मिल रहा है उसको? 20 में बेच देगा, और दाम कम कर देता है, क्योंकि यही समय है क्या करने के लिए? और कैप्चर करने के लिए। अगर मान लीजिए कि आपने सामान बनाया, हमने सामान बनाया, हम डंप करके बेच रहे हैं लगातार, स्पोरेडिक डंपिंग। आप क्या करें, अगली बार सामान बनाएँगे क्या? मार्केट से है ना? तो पहले प्लेयर्स को बाहर करिए, तब राज, वही बात, ठीक है? लेकिन ओकेजनली अगर वही चीज़ लगातार हो तो क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंट। लगातार डंप करते ही जा रहे हैं। देखा 5 रुपये में नहीं बिक रहा है, 3, 2, 1 फ्री में ले जा। कहता अभी क्या है, 5G फ्री में मिल रहा है। 239 का रिचार्ज करेंगे जियो के ऊपर, अगर आपका 5G फ़ोन सपोर्ट करता है, आपको 5G क्या मिलेगा? फ्री में मिलेगा, ठीक है? जिस दिन 5G की आदत लग जाएँगी आपको, उस दिन 4G चलाने में आपको मज़ा नहीं आएगा। 5G की कॉस्ट क्या होंगी इससे? डेढ़ गुनी ज़्यादा होगी। अगर 200 का रिचार्ज है तो वो कितना का हो जाएगा लगभग? कितने का हो जाएगा? डेढ़ गुना, कितना हो जाएगा? ₹300। ₹100 बढ़ गया ना? तो जितना फ्री में बाँटा होगा सब रिकवर हो जाएगा, ठीक? ठीक। अगला है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी आर ऑफन इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स टू ऑफसेट द इम्पैक्ट। काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है, किसको किसको ऑफसेट करने के लिए? प्रेडेटरी प्राइसिंग को, एक्सपोर्ट सब्सिडी को, डंपिंग को, लो कॉस्ट फाइनेंसिंग, सीवीडी। एक तरह का टैरिफ बैरियर है, लगाई जाती है। क्यों? क्यों? क्योंकि देश सब क्या करता रहता है? चाइना चाइना के गवर्नमेंट क्या करता है कि जो भी चाइना के बड़े-बड़े बिज़नेस हैं, वो कहता है कि तुम अगर भारत को एक्सपोर्ट करोगे तो तुमको क्या करेंगे, हम तुमको सब्सिडी देंगे। क्या करेंगे तुमको? सब्सिडी देंगे। अब मान लीजिए कि ₹100 उसको कॉस्ट लगा है बनाने का, भारत सरकार से उसको चाइना सरकार से कितना मिल गया उसको? ₹20 सब्सिडी, तो कितना हो गया सामान उसका? 80। अगर वो 85 में बेच दे तभी तो काम चल जाएगा ना, ठीक है? अब भारत सरकार को ये पता चल जाता है तो भारत सरकार क्या करती है उस पर? काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी लगा, ताकि उसके एक्सपोर्ट की सब्सिडी को यहाँ पर काट, है ना? क्योंकि आप व्यापार नहीं रोक सकते हैं, सिर्फ बैरियर लगा, ठीक है? तो उसको किसको ऑफसेट करने के लिए? एक्सपोर्ट सब्सिडी को ऑफसेट करने। अगला है टैरिफ, अलग-अलग सब्सिडी, रेटिफिकेशन, प्रोहिबिटिव सब्सिडी, नॉन एक्सेप्टेबल सब्सिडी। कब का क्वेश्चन है ये? 2022। इधर कब आया था? है ना? ये तो एक ही चैप्टर की कहानी नहीं है, और भी चैप्टर की कहानी मैं दिखा चुका हूँ, है ना? 22 सितंबर 29 सेकंड शिफ्ट। Which of the following are distinctly valid? Discuss that essentially district import. इंपोर्ट को क्या करना है? रिस्ट्रिक्ट करना है। तो क्या क्या करना है? वॉलेंट्री इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, लेबलिंग रिक्वायरमेंट, इंपोर्ट टैरिफ, सेफ्टी रेगुलेशंस, हेल्थ रेगुलेशंस, किन किन चीजों को लगा? इंपोर्ट को क्या करना है? रिस्ट्रिक्ट करना है अपने यहाँ, इंपोर्ट कम से कम हो, हम एक्सपोर्ट कर सके, उसके लिए क्या करना चाहिए? कौन कौन चीजें लगा सकते हैं? कौन कौन से लगा सकते हैं?
सबसे पहला क्या लगा सकते हैं? सबसे पहला कौन-सा? सबसे पहला लेवलिंग, उसके बाद कौन-सा? सेफ्टी, उसके बाद कौन-सा? जी, है ना? इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है, तो किन-किन चीज़ों को लगा सकते हैं? नॉन टैरिफ बैरियर में। आप लेबलिंग लगा देंगे कि हमको ऐसा ही लेबल चाहिए, है ना? जैसे सऊदी अरबिया क्या करता है? लेबलिंग रिक्वायर्ड, जो भी चीज़ें वहाँ लिखी रहेंगी अरबी में लिखी होंगी। अगर आप अरबी में लिखी हुई लेबलिंग लगाते हैं तभी आपका सामान अंदर जाएगा वरना नहीं जाएगा। उसके बाद सेफ्टी रेगुलेशंस, एक-एक प्रोडक्ट का क्या होता है? आईएसआई मार्क चेक करता है वो, तभी वो अंदर जाएगा वरना नहीं जाएगा। उसका नहीं, ठीक है? इसके बाद हेल्थ रेगुलेशंस, हेल्थ सेफ्टी चेक करता है उसके ऊपर, तभी वो जाने देगा अंदर दुबई के अंदर। इसलिए जब देखते हो कोई विदेश से आ रहा है तो क्या करता है? साबुन, सर्फ, शैम्पू-तैम्पू जितना हो सकता है भर-भर के ले आता है, ठीक है? वो तो इंडिया में बिकता है ना, लेकिन वहाँ से ले आता है। क्योंकि वहाँ की कोलगेट और यहाँ के कोलगेट में बहुत अंतर है। वहाँ यहाँ का डव और वहाँ के डव में बहुत अंतर है ना? क्योंकि सऊदी अरबिया सरकार इस पे काफ़ी रिस्ट्रिक्ट है कि भई हेल्थ और सेफ्टी रेगुलेशंस आपको चेक करने हैं और कोई भी बेचना चाहेगा ना क्योंकि दुनिया का सबसे अमीर आदमी सब कहाँ है? वहीं पर है। तो जो-जो कहेगा वही मानेगा ना। इसका मतलब क्या है? इस दुनिया में किसकी चलती है केवल? अमीर लोगों की। जो-जो कहेगा वही कर। उसने कहा लेवलिंग चेंज करो, कर दिया। सेफ्टी रेगुलेशन चेंज करो, कर दिया। ठीक है? हेल्थ रेगुलेशन चेंज करो, कर दिया। और अगर ये सारी चीज़ लगा देते तो क्या करेंगे? इम्पोर्ट काफ़ी प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि लेबलिंग चेंज करना मतलब सेफ्टी रेगुलेशन चेंज करना, हेल्थ रेगुलेशन चेक करना चेंज करना क्या है? बड़ा महँगा काम हो जाएगा उस कंपनी के लिए। अपने आप देश क्या करेगा? बंद कर देगा। सभी देशों से सामान नहीं लेता है। सभी देशों से सामान नहीं लेता है। सर्टेन कुछ देशों से। चाइना को घुसने नहीं देता है। वो जितनी भी टेक्नोलॉजी मँगा रहा है, कहाँ से मँगा रहा है? जापान से, ना कि चाइना से। एक भी टेक्नोलॉजी नहीं। ये पता है कि इसको क्या होगा? ये चलेगा नहीं। ठीक है? ये नहीं चलेगा। चलिए अगला है कोटा व्हिच आर द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंटेंडेड एट प्रोटेक्टिंग लोकल इंडस्ट्रीज एंड कंजर्विंग फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? सिंगल स्टेज कोटा, एब्सोल्यूट कोटा, टैरिफ कोटा, वैल्यू एडेड कोटा, वॉलंटरी कोटा। कौन-कौन सा कोटा लगा सकते हैं? बोला कोटा मतलब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, इतना ही ला सकते हैं आप वहाँ से। इस कोटा में कौन-कौन से कोटा लगाना होगा हमें? कौन-कौन से कोटा लगाना होगा? सिंगल स्टेज कोटा, एब्सोल्यूट कोटा, इसके बाद टैरिफ कोटा, वैल्यू एडेड कोटा और वॉलंटरी कोटा। हमें कोटा फिक्स कर दिया, इतना ही ला सकते हैं। जैसे वहाँ से क्या कर 10 ग्राम सोना से ज़्यादा आप नहीं ला सकते क्योंकि सऊदी में क्या है सोना सस्ता है, गोल्ड, यहाँ महँगा है। लेकिन आप 10 ग्राम से ज़्यादा सोना सस्ता सस्ता हुआ ना भैया यहाँ से। अगर 20,000 ही बच गया तो सस्ता हुआ ना। अगर कोई आ रहा है, अगर 2 बैग सोना लेके आ जाए, है ना? 2 बैग सोना लेके आ जाए, ए, जो यहाँ पर सोने की 80,000 की टीवी है, वहाँ पर हमारा मकान मालिक बोले कि केवल 40,000 में। 40,000 में मिला, क्यों? क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट को टैक्स की ज़रूरत ही नहीं, इतना कमा रहा है कि भाई उस जनता से टैक्स नहीं माँगता। मतलब किसी भी गुड्स के ऊपर गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं लगती है, सेल्स टैक्स नहीं लगती है, 0% है ना? क्योंकि वहाँ की सरकार के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है। लेकिन वहाँ पर कोटा फिक्स कर दिया है कि भई इतना ही ला सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं ला सकते, है ना? तो भई कहा कि कौन-कौन सा कोटा वहाँ पर आप क्या करेंगे? लगाएँगे। कौन-कौन से कोटा वहाँ पर लगाएँगे? सबसे पहला कौन-सा होगा? एब्सोल्यूट कोटा, फिक्स कर दीजिए कि भाई इतना ही ला सकते हैं, इससे ज़्यादा होगा ही नहीं। दूसरा है इसका ये टैरिफ कोटा, क्या होगा? टैरिफ कोटा और तीसरा वॉलंटरी कोटा। वैल्यू एडेड कोटा का मतलब होता है कि उसमें आगे जब लाएँगे तो क्या हो जाएगा? वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर 100 तक सामान लाते हैं तो टैक्स इतना रुपया, 100 से ज़्यादा हमारे यहाँ लाते हैं तो टैक्स सीधा दोगुना हो जाएगा। जैसे बिजली बिल 100 यूनिट तक ये, 100 के बाद वो चार्ज, उसको कहते हैं वैल्यू एडेड कोटा। तो वैल्यू एडेड कोटा भी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इम्पोर्ट को रोक नहीं सकते। क्यों? अगर मान लीजिए कि 0 से 100 लाता है तो टैक्स 1%, 100 से ज़्यादा बढ़ता है तो टैक्स सीधा 5%। तो बढ़ा भी देंगे तो क्या हो जाएगा? सामान महँगा करके बेच लेगा यहाँ पे।
इसीलिए बिल्कुल एब्सोल्यूट कोटा लगाइए, टैरिफ कोटा लगाइए और वॉलंटरी कोटा लगाइए, ठीक? क्योंकि वैल्यू एडेड लगा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। अगर चाइना का सामान बोला कि 100 लैपटॉप लाएगा तो एक 1000 रुपया लेंगे। अगर 200 लाएगा, भाई 100 से एक भी ज़्यादा हुआ तो क्या लेंगे? 5000 लेंगे। बोला ले लो ना, क्या दिक्कत है? 5000 रुपया गया, उसका टैक्स सब पर बाँट देंगे, 0 से 100 पर और बेच लेंगे सबको, है ना? तो इसीलिए क्या लगाते हैं? एब्सोल्यूट कोटा, टैरिफ और वॉलंटरी। अगला, which one of the following non-tariff barriers is to adequately addressed by the India while signing FTA with an country, ठीक है, that has potential to import fruits, vegetables and other plant-based products from India. भारत एफटीए साइन करता है। एफटीए मतलब तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एरिया कहते हैं उसको, कि दो देशों के बीच क्या होंगी? फ्री ट्रेड होंगी। तो जब फ्री ट्रेड की बात कर रहा है वहां पर, तो क्या कि इनमें से कौन सा बैरियर वो एड्रेस करेगा उस समय? नहीं, फिर हाँ, फिर सैनिटरी रेगुलेशन, कॉम्प्लेक्स रजिस्ट्रेशन, रिस्ट्रिक्टिव कस्टम्स प्रोसीजर। जब एफटीए साइन करेगा भारत सरकार, तो किन चीजों को वो क्या करेगा वहां पर? साइन करेगा वहां पर, इन चीजों को, ठीक है? ये क्वेश्चन गलत बताया गया है। ठीक है, गलत इसलिए बताया गया कि जब हम एफटीए साइन करते हैं तो किसी भी तरह के अलग तरह के हम क्या कर सकते हैं? अलग तरह के रेगुलेशंस नहीं बताएंगे। फ्री ट्रेड जब हो गया है, कोई भी बैरियर यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है? इसलिए क्वेश्चन को क्या किया गया? गलत बताया, ड्रॉप कर लिया गया बाद में जाकर के। आपको आंसर क्वेश्चन के क्या मिल गए? आपको नंबर मिल गए। अगला है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइज, DFIA स्कीम। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइज, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, ड्यूटी फ्री imports input required to export production subject to certain export obligations as stipulated in the foreign trade policy. Exemption in respect of custom duty, additional duty, education cess and anti-dumping safeguard duty for input used in export. Import of capital goods at concessional rate of duty subject to appropriate export accepted by the importer. Grant of credit on post-export basis at specified percentage of FOB value of export made in freely convertible currency. ड्यूटी फ्री ऑथराइज्ड की बात कर रहे हैं। किसकी? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइज्ड की बात कर रहे हैं। तो ड्यूटी फ्री की जब भी हम बात करते हैं तो वहां पर क्या मिल जाता है आपको? एग्जाम्पशन मिल जाता है। किसमें? कस्टम ड्यूटी में, एडिशनल ड्यूटी में, एजुकेशन सेस में, एंटी डंपिंग में। जब भी हम ड्यूटी फ्री की बात करते हैं, ड्यूटी फ्री का मतलब क्या? किसी भी तरह की ड्यूटीज उस पर नहीं लगेगी। नहीं, कुछ सामान को अगर हम डीएफआई के अंदर जोड़ दें, स्कीम के अंदर, वहां पर क्या लगेंगी? कोई भी टैक्स और ड्यूटी वहां पर नहीं लगाई जाएंगी। क्लियर? अगला है भारत का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फटाफट इसको करेंगे। फाइनेंस for exporting companies as part of major program of the Exim Bank of India does not include. Exim Bank क्या करता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए वो क्या करता है? एक्सपोर्टिंग कंट्री को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। उसके अंदर किन चीजों को इंक्लूड नहीं करता है? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल। किसको? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, उसके बाद कौन सा? टर्म लोन भी करता है, उसके बाद क्या करता है? वर्किंग कैपिटल भी देता है। किन चीजों को नहीं करता है? पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट बन जानते हैं ना? सामान मंगवा रहे हैं, कहाँ से? अमेरिका से सामान आ रहा है। किससे? शिप से, ठीक है? तो शिप से सीधे सामान नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी है कि भाई अमेजन से सामान आया आप रिटर्न कर दिए। आपका बैंक क्या करता है? पहले जिस कंपनी से सामान मंगवा रहे हैं, उस बैंक को पहले क्या करता है? एश्योर करता है, इतना पैसा मैंने इस व्यक्ति का रिजर्व करके रखा है, आप सामान भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं दिया तो मैं सारा का सारा पेमेंट करूँ। तो कहते हैं पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, ठीक है? ये बैंक टू बैंक काम है, ठीक है? चलिए, 19 जून, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडिया ट्रेड पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट 2015-19? डबलिंग द एक्सपोर्ट,
achieve 3.5 share in global export, introduce two new scheme MEIS SEIS, introduce simplified आयात निर्यात फॉर्म। जो भारत का इंडियन ट्रेड पॉलिसी 15 से 19 वाला था, 19 के क्वेश्चन पूछे, 15 से 19 वाला था, उसके अंदर किन किन चीजों को कंसीडर किया गया था? हम्म हम्म, कौन कौन सा होता? दो स्कीम को लाया था, MEIS है ना, और किसका SEIS है ना, करके मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम उसका नाम है, सर्विस एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम। अचीव 3.5% शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट। ग्लोबल एक्सपोर्ट में कितना हमारा हिस्सेदारी होना चाहिए? कम से कम 3.5%। इंट्रोड्यूस सिंप्लीफाइड आयात निर्यात फॉर्म। ठीक है, आयात निर्यात तो क्या किया जाए? बहुत ही सिंप्लीफाइड किया जाए, सिंपल किया जाए। डबलिंग द एक्सपोर्ट, और जो हमारा एक्सपोर्ट जा रहा है उसको क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। डबल करने के लिए ही दो स्कीम भारत सरकार लाई थी कि कोई अगर सर्विस किसी को एक्सपोर्ट करता है तब भी हम क्या करेंगे? उसको उसको क्या करेंगे? उसको हम सब्सिडी देंगे, उसको क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे, उसको दिक्कत जो भी होगी हम देंगे। अगर कोई गुड्स को क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है, तभी हम क्या करेंगे? उसको सब्सिडी देंगे, उसको बढ़ावा देंगे। इस स्कीम का मेन काम। अगली है 29 सितंबर 1 से 22, अरेंज द प्रोसीजर फॉलोड बाय डिसबर्समेंट ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट इन सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट। एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए जो डिसबर्समेंट होता है उसको क्या करना है? सीक्वेंस ऑर्डर में सजाना है। क्या करना है? सीक्वेंस ऑर्डर में सजाना है। सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला क्या होगा? जो सबसे पहला होगा वही आंसर होगा। आपको चाहिए क्या? एक्सपोर्ट का क्रेडिट चाहिए। जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप उस पर आपको क्या चाहिए? उधार चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ देखना, हमारा मुंह पर लिखा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या करना होगा? अरे भाई, बैंक से लोन चाहिए तो क्या करते हैं? तो बताइए एक बार। इतना सिंपल चीज है, क्या करते हैं? कितना रुपए चाहिए? ये तो गड़बड़ी है। कभी अमाउंट उसको मत बताइए। क्या दिखाना चाहिए उसको? नहीं, सीधा टैक्स जो भरते हैं उसको जाकर पटक दीजिए। वो बाऊ बाऊ करके अपने पीछे लग जाए। क्रेडिट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एविडेंस, एक्सपोर्ट का क्या करना पड़ेगा? एविडेंस देना पड़ेगा कि सही में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब हम क्या करेंगे? एविडेंस दे देंगे, उसी की बाद ना सारा प्रोसीजर होगा। अमाउंट नहीं बतानी है, क्या बतानी है? एविडेंस। ठीक है, क्या बतानी है? एविडेंस। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा? EBACD। ई सबसे पहले होगा, ई सबसे पहले जहां होगा वो आंसर होगा। खत्म कहानी, उतना दिमाग लगाना ही नहीं है। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंक्लूडिंग एन एक्सपोर्ट डील। एक्सपोर्ट डील कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करेंगे? एक्सपोर्ट डील कर रहे हैं, डील करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? ओह, कॉमर्स। डील करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या करिएगा? आइडेंटिफाई एंड नेगोशिएट विथ इंपोर्टर। भाई आपके लिए ना वो एक्सपोर्ट है, दूसरे के लिए क्या है? वो इंपोर्ट है। और जिसके लिए इंपोर्ट है वो क्या है? आपके लिए इंपोर्टर है। इंपोर्टर के लिए, इंपोर्टर के साथ पहले क्या करेंगे? उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई किसको इंपोर्ट करना है, और जिसको इंपोर्ट करना है, सॉरी, जिसको मतलब वो तो इंपोर्ट करेगा, हम इंपोर्टर ढूंढेंगे, क्योंकि जो एक्सपोर्ट करेंगे किसी को, उसके लिए वो क्या होगा? इंपोर्ट होगा। इंपोर्टर को ढूंढेंगे कि भाई उतना लेने वाला कौन है इस दुनिया में। ठीक है, जब उसके बाद मिल गए तो क्या करेंगे? उसके पास निगोशिएट करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या होना चाहिए? सी। सबसे पहले आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। 22 में बड़ भारी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तब राख दिया खान। चलिए,
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 27 9 22 एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग फॉरेन पॉलिसी अप टू, ठीक है, कि भाई भारत सरकार ने क्या कर दी है, अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को एक्सटेंड कर दी थी। कब तक के लिए, कब तक के लिए एक्सटेंड कर दी है? हम्म, अच्छा, दिसंबर 2022 तक के लिए है। 27 9 22 को कब तक की थी? दिसंबर 2022 तक की। अगला, लेकिन बाद में इस क्वेश्चन को हटाया गया। फिर है एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, उसको क्या करना है? सजाना है। इंडिया से एक्सपोर्ट करना है तो क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे? उसको सजाना है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले एक्सपोर्ट करना है तो क्या बजा बुलाएंगे? माथा पे ढो के ले जाएंगे? तो किस पर? तो पागल है, अमेरिका गाड़ी से भेजेगा? मूर्ख की तरह क्वेश्चन सॉल्व करनी है। जब सीक्वेंस वाला आ जाए तो मूर्ख की तरह ठीक होगा, पहले मारेंगे की तरह। बट भाई हम सामान भेजेंगे तो सबसे पहले किसका इंतजाम करेंगे? शिप का। शिप कहाँ लिखा हुआ है? शिपिंग कंपनी। और उससे पहले क्या करेंगे? शिप को ढूंढेंगे और क्या करेंगे उससे पहले? सबसे पहले किसको करेंगे? सबसे पहले एजेंट होगा ना भैया। एजेंट कहाँ पर है? दो जगह पर है। कहाँ कहाँ पर? पहले बी में। और एजेंट को क्या चाहिए सबसे पहले? आंसर क्या हो जाएगा? आप समझना ही नहीं चाहते हैं। भाई अगर हमको यहाँ से सामान दूसरे जगह भेजना है, अपने लेके जाइएगा। एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो भी कहाँ से? इंडिया से। इंडिया मतलब पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। आप छोटे मोटे इंपोर्टर नहीं, एक्सपोर्टर नहीं है ना, बहुत बड़े हैं। तो सबसे पहले किसका इंतजाम करेंगे? एजेंट का। एजेंट को क्या दिखाएंगे? डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है ना, CNF एजेंट, ठीक है, रिसीव डॉक्यूमेंट फ्रॉम द एक्सपोर्टर। आप एक्सपोर्टर है ना, तो पहले क्या करेंगे? सबसे पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। उसके बाद क्या बुलाएंगे? उसके बाद कार्गो बुलाएंगे। सामान जब भेजते हैं तो क्या करते हैं? उसको कार्गो कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? कार्गो। तो क्या बुलाएंगे सी के बाद? ई। आंसर क्या हो जाएगा? बी। खत्म कहानी, है ना। भाई जब डॉक्यूमेंट दे दिए हैं तो क्या करेंगे? अब लोड करेंगे ना सामान, कि वेट करिए? नहीं। जब एक्सपोर्ट करने की बात आ रही तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले एक एजेंट को ढूंढे, उसको डॉक्यूमेंट दे दिए, उसके बाद सीधा सामान लोड किया, भेज दिए। क्योंकि बिजनेस में लेट नहीं करना चाहिए, है ना। जब डील फिक्स हो गई हो तो लेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार किसी को पैसे की चाहत लग गई है तो वो आपके साथ दूसरे बल्ले से हाथ मिला सकता है ना। हाँ, इस चीज़ों का हमेशा क्या करना चाहिए? बिजनेस में ध्यान रखना चाहिए। जिस दिन बात हो जाए, अगले दिन से क्या करना है? तुरंत सामान पहुंचा देना है। नहीं तो कोई दूसरा पहुंचा दिया ना तो आप मुंह ताकते रह जाइए। ठीक है, यहाँ तक। आगे कल सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा? B। अगला क्या है टॉपिक कल? और BOP, मोस्ट फेवरेट टॉपिक इन IB। ठीक है, FDI के बारे में और BOP के बारे में। जिसमें पहला होगा FDI, दूसरा होगा BOP। कल दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।